आप सभी छात्रों का द विजार्ड स्टडीज में स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के शरीर क्रिया विज्ञान नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। शरीर क्रिया विज्ञान, जिसे हम अंग्रेजी में फिजियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, इसकी खोज या इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? कोई बता सकता है? सर्वप्रथम शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में बताया था जीन फर्नेल ने, जो कि एक फ्रांसीसी डॉक्टर यानी कि चिकित्सक थे। इन्होंने सर्वप्रथम ये बताया कि हमारे शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं चलती हैं वह एक कोशिका से लेकर शरीर के अंग तंत्र तक बराबर नियमित रूप से चलती रहती हैं, जिसमें जीवित प्राणियों के विशिष्ट गुणों का अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट गुण कैसे हैं? जो केवल जीवित प्राणियों में ही पाए जाते हैं। उनमें से प्रमुख हैं पाचन, श्वसन, रुधिर एवं लसिका, अधिसंचरण, उत्सर्जन, तंत्रिका, अंतःस्रावी, प्रजनन, संवेदी अंग, प्रतिरक्षा और कंकाल तथा पेशीय। इन सभी को एकत्र करके इन सभी का एक साथ हमें अध्ययन करना है, जो कि शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत आता है। पाचन। अब इसमें एक बिंदु यह उठता है कि शरीर क्रिया विज्ञान में दरअसल कोशिका से, अब आप कहेंगे पाचन है, कोशिका से कैसे हो सकता है? लेकिन वास्तविकता है पाचन भी दो तरह का हो सकता है या दो तरह का होता है, यूनिसेलुलर और एक्स्ट्रा यूनिसेलुलर, यानी कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर। चलिए इन सभी का अध्ययन हम बारी बारी से करते हैं। आइए हम समझते हैं शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले पाचन यानी कि डाइजेशन। दरअसल डाइजेशन हर जीवित प्राणी के अंदर होता है, चाहे वो एक कोश की हो अथवा बहुकोश की हो। एक कोश की प्राणी जैसे कि अमीबा, इनमें जब कोई डाइजेशन या पाचन की क्रिया होती है तो वह उसी कोशिका के अंदर हो जाती है, यानी कि एक ही कोशिका के अंदर। जबकि बहिर्कोशिका यानी जो अमीबा का जो पाचन तंत्र है उसको हम कह सकते हैं कि यह इंट्रासेलुलर है, यानी कि कोशिका के अंदर होने वाला। जबकि कोशिका के बाहर होने वाले पाचन को हम बहिर्पाचन यानी एक्स्ट्रा सेलुलर कह सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर में समस्त प्रकार के स्तनधारी और बहुकोशिकीय जीव आते हैं। आइए मानव के अंदर इसे हम समझते हैं। यह मानव का आहार तंत्र है, पाचन तंत्र है। इस पाचन तंत्र में मुख्यतः हम चार भाग समझेंगे, जो कि मानव की एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल में आते हैं। पहला है मुख ग्रासन गुहिका, इसको अंग्रेजी में बक्कोफेरिंजल कैविटी भी कहते हैं। दूसरा भाग है ओसोफेगस यानी ग्रास नली। तीसरा भाग कहलाता है आमाशय और चौथा हिस्सा कहलाता है ये यानी आंत। इस आंत में दोनों प्रकार की आंतें आती हैं, बड़ी आंत और छोटी आंत। वैसे पाचन में हमें यह भी ध्यान रखना होगा, लीवर, पित्ताशय और अग्न्याशय, इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन ये आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल में नहीं आते। इनसे निकलने वाले रस के द्वारा भोजन का पाचन होता है। सबसे पहले जीवधारी यानी प्राणी मुख ग्रासन गुहिका से आहार ग्रहण करता है। आहार ग्रहण करते ही यह जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं लार ग्रंथि। इस लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है, जिससे वह भोजन में अच्छी तरह मिल जाता है। लार में पाया जाने वाला टाइलिन एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है, जबकि लाइसोजाइम नाम का जो एंजाइम है उससे भोजन में जो पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, विषाणु हैं या हानिकारक जीव हैं, उनको लाइसोजाइम क्या करता है? नष्ट कर देता है। अब भोजन धीरे ग्रास नली के माध्यम से धीरे धीरे उतरता हुआ आमाशय में आता है, पेट में। लेकिन इसके पहले हम लार के बारे में कुछ चीज जानना चाहेंगे। लार, सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि लार का पीएच क्या है, आखिर वह किस अवस्था में भोजन को तोड़ता है। क्योंकि वास्तविकता में पाचन में समझा क्या जाता है, जब
कोई भी भोज्य पदार्थ होगा उसको छोटे छोटे अणुओं में, छोटे छोटे अवयवों में और घुलनशील अवयवों में जब प्रक्रिया के माध्यम से तोड़ दिया जाता है, वही संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन। तो सबसे पहला प्रमुख जो तत्व मिलता है वो लार मिलती है। इस लार का पीएच है 6.8, यानी न्यूट्रल से थोड़ा सा कम, यानी हम इसे अपनी भाषा में कह सकते हैं हल्का सा अम्लीय होता है। लार एक दिन में कितनी निकलती है, हमें इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। 1 लीटर से लगभग 1.4 लीटर तक एक दिन में लार की इतनी मात्रा हम जीवधारियों में, यानी हम मानवों में स्पेशली इतनी लार निकल जाती है। इस लार में भी एक खूबी है, इसमें भी वाटर कितना है? आपका जो जल है वो कितना है? जल है इसमें 99.5%, यानी जो शेष बचता है उसमें टाइलिन नाम का एंजाइम है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब आते हैं आमाशय में। आमाशय में जब भोजन आ जाता है, यहां से आने के बाद देखिए हमको ये एक हिपेटिक डक्ट जो दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हिपेटिक डक्ट। हिपेटिक डक्ट, इस डक्ट के माध्यम से लीवर में बनने वाला पित्त रस यानी बाइल जूस कहां आता है? आहार नली में। लेकिन सबसे बड़ी बात हमको यह जानना चाहिए कि पित्त रस का निर्माण कहां होता है। वास्तविकता में पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है, जिसे हम लोग यकृत भी कहते हैं। इस यकृत में पित्त रस का निर्माण होने के बाद यह स्टोर कहां होता है? पित्ताशय में। कई बार कई एग्जाम्स में एक प्रश्न पूछा गया है, पित्त रस का निर्माण कहां होता है। बच्चे क्या करते हैं, कंपटीशन एग्जाम में इस चीज को गलत कर देते हैं और वो आंसर दे देते हैं कि पित्ताशय में, जबकि ये गलत है। पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है और वह स्टोर होता है अगर आपके पित्ताशय में। और ये दोनों ही विकल्प आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाएंगे, लेकिन आपको प्रश्न के अनुसार, जैसा कि एग्जामिनर चाहता है, उस प्रश्न के अनुसार आपको उसका उत्तर देना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है यकृत। यकृत शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जैसे यकृत के बारे में कुछ चीजें आइए जानते हैं। यकृत का वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। कुछ थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन औसतन इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है। यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा गया है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। अगला प्रश्न आता है कि यह एक बहिर्स्रावी ग्रंथि है। अब आपको ये पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि बहिर्स्रावी क्या है। अब आप बहिर्स्रावी के साथ एक टर्म और आता है अंतःस्रावी। दरअसल जब कोई भी पदार्थ या हार्मोन डायरेक्ट रक्त में मिलता है वह अंतःस्रावी कहलाता है, और जब वह किसी अंग में जाकर मिलता है उसे बहिर्स्रावी कहते हैं। यकृत के बारे में एक चीज और है, मनुष्य का जो यकृत है यह 3 पालियों में बटा होता है। 3 पालियों में, जबकि इसके विपरीत जो खरगोश यानी खरहा होता है उसका यकृत जो होता है वो 5 पालियों में बटा होता है। ये ध्यान देने वाली बात है, ये भी स्तनधारी और ये भी स्तनधारी, लेकिन दोनों के यकृत की पालियों में अंतर है। हमें बेसिकली मनुष्य की पाली से मतलब है, यह 3 पालियों का है। मनुष्य के यकृत में ग्लीसन कैप्सूल नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसी जगह कुफर कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि कुफर कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं, तो हमारा उत्तर होगा कहां? यकृत में। यकृत में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। पुनरुद्भवन का मतलब है जब कोई चीज या अंग टूट जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, उसको पुनः स्वतः अपने आप में सुधार कर लेना या रिपेयर कर लेना पुनरुद्भवन कहलाता है। आप लोगों ने ये सुना होगा किसी के लीवर का टुकड़ा थोड़ा टूट गया या किसी ने लीवर का टुकड़ा अपना दान कर दिया, इसके बाद वो लीवर का टुकड़ा जो है स्वतः पूर्ण हो जाता है, जो भी उसमें क्षति आई है वह सब पूर्ण हो जाती है। आते हैं यकृत के कार्य। यकृत का प्रमुख कार्य, जैसे अभी मैं पहले भी बता चुका हूं, कि पित्त का निर्माण करता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। बार बार इस प्रश्न को मैं आपको दोहरा रहा हूं, इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ती है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है और स्टोर कहां होता है? पित्ताशय में। ये दोनों चीजें आपको जानकारी होना चाहिए। यकृत का प्रमुख कार्य है
डीएमिनेशन। डीएमिनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसका मतलब है कि यकृत शरीर में जो अमोनिया बनती है उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीएमिनेशन। इससे हम ये भी कह सकते हैं, एक प्रश्न उठता है जो कि पूछा गया है कि यूरिया का निर्माण कहां होता है या यूरिया का निर्माण करने में कौन सा अंग सहायक होता है? तो इसका उत्तर है यकृत। यकृत विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 का संश्लेषण करता है। अगर आपका यकृत स्वस्थ है तो आपको इन विटामिन के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप शरीर में बनते रहेंगे। नेक्स्ट, फैगोसाइटोसिस। यकृत का एक और कार्य है, जो विदेशी पार्टिकल्स आते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स जिसे कहते हैं, यदि वो आपके आमाशय तक पहुंचे, पहले तो टाइलिन वगैरह जो है, लाइसोजाइम एंजाइम है, ये हानिकारक तत्वों को नष्ट कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी यदि बच जाते हैं तो ये फैगोसाइटोसिस नाम की जो क्रिया है, यकृत कोशिकाएं उनका भक्षण कर लेती हैं। नेक्स्ट आता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस दूसरा टर्म है ग्लूकोनियोजेनेसिस और तीसरा टर्म है ग्लाइकोजीनोलिसिस। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, इनमें कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, केवल समझिए। सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस की। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ देना। यकृत का एक महत्वपूर्ण कार्य ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ देना। जब यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ देगा तो स्टोर कहां करेगा? जाहिर सी बात है, यकृत अपने में ही स्टोर कर लेता है, और जो स्टोर करने के बाद जो मात्रा उसकी बचती है उसको वह मांसपेशियों में इकट्ठा कर देता है। जैसे जांघ की मांसपेशियां हो जाए, किसी के हाथ मोटे हैं तो हाथ की मांसपेशियां हो जाए। इसकी भी एक सीमा है। यकृत अधिकतम या लगभग 100 ग्राम तक ग्लाइकोजन स्टोर कर सकता है, जबकि मांसपेशियों में लगभग 500 ग्राम तक। इससे अधिक स्थिति होने पर व्यक्ति को फैटिक यानी थकावट का अनुभव होने लगता है। दूसरा है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका मतलब है जो हमने नॉन कार्बोहाइड्रेट लिए हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उनसे ग्लूकोज का निर्माण करना ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया कहलाती है। और इसके बाद अंतिम टर्म आती है ग्लाइकोजीनोलिसिस। इसका मतलब है जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स पदार्थ लिए हैं, भोजन में हमने या प्राणी ने अगर कार्बोहाइड्रेट्स के पदार्थ लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट वाले, तो उससे जो ग्लूकोज का निर्माण जो हो रहा है वह ग्लाइकोजीनोलिसिस की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो ये थे यकृत के बारे में और यकृत के प्रमुख कार्य। इसके आगे अग्न्याशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, इसके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।